आज हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम। क्या क्या पॉस्टुलेट्स या क्या क्या रीजंस आपको फुलफिल करने हैं एक क्वेश्चन में, तब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है। देखिए, मान लीजिए f एक फंक्शन है ऑन a एंड b विच बिलोंग टू सम रियल नंबर। ठीक है, रोल्स थ्योरम की पहली शर्त ये है कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आपका फंक्शन जो है वो इसमें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो ये गिवन फंक्शन है आपका वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी के इस इंटरवल में। कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दो कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b। आपको a और b की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी। जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया है उसमें a की वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। फिर जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया है उसमें b की वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। ये दोनों आंसर्स सेम होने चाहिए। f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b। ये हैं जी मेन तीन कंडीशंस रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करने की। अगर आपका ये तीनों कंडीशंस मीट कर जाते हैं, उसके बाद there should be at least one value of c such that f dash c should be equal to 0। इन तीनों कंडीशंस को मीट करने के बाद अगली कहानी ये है कि एक वैल्यू c की होनी चाहिए, कम से कम एक वैल्यू, जब f dash c डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन c की वैल्यू में 0 के बराबर आए। जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर हो और वो c की वैल्यू आप निकालेंगे, और वो जो c की वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच में a और b के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक, अभी हम आपको और विस्तार से समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक फंक्शन का ग्राफ जो है हमने आपको दिया है। इस फंक्शन को देखकर, इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल ए बी? क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि कंटिन्यूटी की एक कंडीशन होती है कि उसका ग्राफ पेन को बिना उठाए आप कंटिन्यूटी में बना सकते हो। अगर उठा उठा के पेन बनाना पड़ रहा है ग्राफ, तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये वाला ग्राफ तो एक बार आपने पेन रखा और उसी कंटिन्यूटी में आपने पूरा ग्राफ बना दिया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हाँ जी है। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? हाँ जी है। तो ये दोनों कंडीशंस मीट हो गई। तीसरी शर्त है f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट है a दिया हुआ, एक पॉइंट b दिया हुआ है। तो f ऑफ a का मतलब a के ऊपर y की वैल्यू, f ऑफ b का मतलब b पॉइंट पे y की वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों की y वैल्यू सेम है। a पॉइंट पे भी वही y वैल्यू है, b पॉइंट पे भी वही y वैल्यू है। तो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ये शर्त भी पूरी हो गई। क्यों हुई ये शर्त पूरी? क्योंकि इन दोनों की सेम y वैल्यू है। ये तीनों कंडीशंस पोस्टुलेट्स मीट हो गए। उसके बाद आगे की कहानी क्या है कि देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू इन दिस इंटरवल ए बी। एक वैल्यू c ऐसी एग्जिस्ट करे जिससे क्या हो, f डैश c 0 के बराबर हो। तो आपको ये C की पॉइंट जो है दिख रही है, जो कि A के और B के बीच में लाई कर रही है, और f डैश C की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाना पड़ता है। और अगर ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो उस पॉइंट पर f डैश C 0 के बराबर है। तो हम कह रहे थे कि एक वैल्यू कम से कम ऐसी हो जो ए बी के बीच में लाई करे, जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर हो। इसका मतलब क्या है? स्लोप बिकम्स 0 एट दैट वन पॉइंट। उस पॉइंट पे स्लोप 0 होना चाहिए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ इज इक्वल टू द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। जो डेरिवेटिव होता है वो असलियत में क्या होता है, उस ग्राफ पर टेंजेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मतलब होना उस टेंजेंट का स्लोप होना,
और एफ डैश सी जीरो का मतलब कि वो जो स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट सी है जो आपने बनाया वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो देखो इस ग्राफ में ये जो सी है ये ए और बी के बीच में भी लाई कर रहा है। इस पॉइंट पर इस ग्राफ के ऊपर टेंजेंट भी बन पा रहा है और वो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। इसका मतलब इस पॉइंट पर एफ डैश सी जीरो के बराबर है। यही हमें चाहिए कि उस पॉइंट पर एफ डैश सी जीरो के बराबर हो। तो मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि एफ डैश सी जीरो कब होगी, जब आपका स्लोप बनेगा, स्लोप जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तभी उस पॉइंट पर उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होती है। अब देखो एक ये ग्राफ आपको दे दिया, इस ग्राफ में भी रोल्स थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने वो तीनों कंडीशंस पहले लगानी ही लगानी है। इज द गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस इन ए और बी के बीच में? हाँ जी बिल्कुल कंटिन्यूअस है, क्योंकि बिना पेन उठाए हम उस ग्राफ को बना सकते हैं एक ही बार में, तो वो कंटिन्यूटी की पहचान होती है। क्या ये गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए बी में? हाँ जी बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तीसरी शर्त होती है क्या एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है? देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए एफ ऑफ ए का मतलब इस पॉइंट पर वाई वैल्यू ये रही, एफ ऑफ बी का मतलब इस पॉइंट पर वाई वैल्यू वो भी ये रही। तो हमने देखा कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बिल्कुल बराबर है, तो ये कंडीशन भी मीट हो गई। यस दे बोथ हैव द सेम वाई वैल्यू। अब आगे की कहानी क्या है? देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी इन दिस इंटरवल, ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए सी का जहां पर एफ डैश सी जीरो होनी चाहिए। एफ डैश सी जीरो का मतलब है कि इस स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट सी, जो आप स्लोप लोगे पॉइंट सी पर, वहां पर एक टेंजेंट बनाओगे और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो देखो जी आपने यहाँ पर ये पॉइंट सी है, यहाँ पर आपने टेंजेंट भी बना लिया जो एक्स के पैरेलल भी है, यहाँ पर भी एक पॉइंट सी है जो आपने टेंजेंट भी बना लिया जो एक्स के पैरेलल भी है। ठीक है, द डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू जीरो समवेयर इन द इंटरवल। अब हमारी कहानी रोल्स थ्योरम की ये कह रही है कि इस इंटरवल के बीच में कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पर डेरिवेटिव जीरो के बराबर हो। This means that there will be horizontal tangent line somewhere in the interval. तो वो जीरो होने के लिए कहानी क्या है, शर्त क्या है कि वहां पर आपकी जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। अब कहते हैं कि रोल्स थ्योरम कंटिन्यूअस फंक्शन ही क्यों लेती है? जैसा कि हमने आपको बताया कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ये दोनों ग्राफ्स में फंक्शन अगर नॉन कंटिन्यूअस है तो वहां पर they do not have a point that has horizontal tangent line। ऐसे वाले फंक्शंस में आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाला जहां पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन आप बना सको। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन का मतलब टेंजेंट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो इन दोनों ग्राफ्स में ऐसा कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिखेगा जहां पर आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बना सको, तो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अब देखो जो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो जो डिफरेंशिएबल नहीं है ए और बी पे, वो उनके पास क्या होता है ऐसे फंक्शंस पे? दे हैव अ कॉर्नर और दे हैव अ कस्प। कहीं ना कहीं इस इंटरवल में they may not have a horizontal tangent line as is clearly shown in the graphs। देखो भैया यहाँ ए और बी के बीच में भी आप कहीं पे भी टेंजेंट लाइन जो है वो नहीं बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन ही बना नहीं पाओगे, इसलिए हम इन ऐसे ग्राफ्स पे रोल थ्योरम नहीं चलेगी। अब हम आपको थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है जब आपको रोल्स थ्योरम का आएगा। तो देखो सबसे पहले एक चीज याद रखो, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डेरिवेबल भी होता है। तो अगर आपको पेपर में x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए है, तो आप ये सीधी बात लिखोगे कि जी सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, डेरिवेबल भी होते हैं। तो हमारी पहली दो शर्तें जो हैं वो रॉल्स थ्योरम की मीट हो गई। अब ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूअस होता है, आपने सीधी बात लिखनी और आपके नंबर पूरे कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है। पहली दो कंडीशंस मीट हो गई। तीसरा स्टेप में आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ ए निकालना है और एफ ऑफ बी निकालना है। कैसे निकालना है? ए और बी की वैल्यू पेपर में दी हुई होगी, क्वेश्चन में दी हुई होगी, एक्स की जगह ए की वैल्यू पुट करो निकाल लो, फिर एक्स की जगह बी की वैल्यू पुट करो निकाल लो। अब ऐसे में दो बातें होंगी, या तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर आएगी या एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं आएगी। तो पहला केस लेते हैं, जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर आ गई तो आप लिखोगे कि साइन
सारे कंडीशंस रोल थ्योरम के मीट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगला स्टेप, आप एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स निकालना मतलब आप उस क्वेश्चन के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद उस डेरिवेटिव वाले आंसर में x की जगह c को डाल दो। फाइंड एफ डैश सी बाय रिप्लेसिंग x बाय c। जो आंसर आया उसमें x की जगह c की वैल्यू पुट कर दो और उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। फिर c की वैल्यू निकाल लो। जब आप एक इक्वेशन बना दोगे, उस आंसर में c डालोगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे तो आपकी एक c की वैल्यू आएगी। फिर चेक करो कि क्या वो c की वैल्यू a और b के बीच में है। अगर वो a और b के बीच में है तो आप लिख दीजिए हाँ जी, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड एट दिस वैल्यू ऑफ c। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि c की दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी और एक वैल्यू दोनों के बीच में लाई नहीं करेगी। तो जो बीच में नहीं लाई कर रही है उस पर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं है, और जो c की वैल्यू जो a और b के बीच में आ रही है वहां पर हमारी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब दूसरा केस हमने आपको बताया, जब f ऑफ a f ऑफ b के बराबर ही नहीं है तो आप सीधे साधारण शब्दों में ये लिख दो कि क्योंकि कंडीशन ही मीट नहीं हुई है तो रोल थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। रोल थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अगली टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं आपको बताऊं कि आपको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया जा सकता है। रोल्स थ्योरम फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या करना है, आपने लिखना है कि एक तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे वाले ब्रैकेट में होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो डेरिवेबल नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता। The greatest integer function is not derivable in integer points and it is not continuous at integer points। आपने ये दो लाइनें लिखनी है और फिर लिख देना कि two conditions of Rolle's theorem not met, इसलिए Rolle's theorem is not applicable। तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमने आपको बता दिया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हमने आपको दोनों तरह की बात बता दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी और पॉलिनोमियल फंक्शन भी। तो आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।